वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी। लास्ट क्लास में सेक्शन 194H कमीशन और ब्रोकरेजेस कंप्लीट किया था, ठीक है ना, अदर कमीशन और ब्रोकरेजेस। आज हम सेक्शन 194E करेंगे। सेक्शन 194E क्या कहता है? सेक्शन 194E है पेमेंट टू रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। कौन से नॉन रेजिडेंट हैं? जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 194J पढ़ाया था। 194J के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारे क्रिकेटर्स हैं और जो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है, कमेंटेटर्स और जो अंपायर, रेफरी, इन सबको कौन कवर करता है? सेक्शन 194J के अंदर कवर होते हैं ये, ठीक है ना। रेजिडेंट, और वो 194J किसके ऊपर? रेजिडेंट के ऊपर। यानी इंडियन प्लेयर्स जो हैं, जैसे इंडियन क्रिकेटर हैं, उनके ऊपर कौन कौन सेक्शन लगेगा? 194J। TDS उनका 194J में कटेगा। अब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम मान लीजिए इंडिया आती है, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी तो इंडिया में हमारे यहाँ के, तो उन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को, और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड आता है, ठीक है ना, वो किसके अधीन है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के, ठीक है। ये उनकी स्पोर्ट एसोसिएशन है, जैसे इंडिया की BCCI है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इनको, जब आप देखते हैं, जब टीवी में ऐड आते हैं स्पॉन्सर्ड बाय दिस, ठीक है ना, स्पॉन्सर्ड बाय कोलगेट या स्पॉन्सर्ड बाय कोई जो भी बड़े स्पॉन्सर का नाम, जियो, कोई भी हो, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, जैसे कि जैसे आप देखते हैं जो लिखा हुआ आता है ये कि भाई इसने स्पॉन्सर किया है। मान लीजिए रिलायंस जियो ने स्पॉन्सर कर दिया हो क्रिकेट मैच, ठीक है ना, कोई सीरीज उन्होंने स्पॉन्सर कर दी, तो ये कौन है? गेम ऑर्गेनाइजर है, ये स्पॉन्सर्स कहलाते हैं। अब इस स्पॉन्सर्स को पेमेंट किसको करनी पड़ेगी? ये जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल होगी, तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड आएगा और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इंडिया आएंगे, ठीक है। तो जो इनकी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उनकी टैक्सेशन कैसे होगी? और इनकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, फॉरेन स्पोर्ट्स पर्सन जो है, ये इनकी टैक्सेशन कैसे होगी? ये इस सेक्शन में इनका TDS कटता है। इनकी टैक्सेशन सेक्शन 115 BBA के अंदर होती है, ठीक है ना। 115 BBA है इनकी टैक्सेशन के लिए एक्सक्लूसिवली बना हुआ है, ठीक है। और उसी के आधार पे इनका TDS कटता है सेक्शन 194E के अंदर, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो अब जैसे IPL आया था, है ना, IPL स्टार्ट हुआ, तो अब IPL में चीयर लीडर्स वगैरह भी आ गए, ठीक है ना, वो भी आ गई चीयर लीडर्स वगैरह। तो उन सबकी भी टैक्सेशन जो है, जो इनको नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर कहा गया, उनको भी इसी सेक्शन के अंदर उनका भी TDS कटता है, ठीक है। और 115 BBA के अंदर वो भी कवर है, ठीक है। तो अब ये, और नॉन रेजिडेंट के केस में मैं आपको ये बता दूं कि जो उनका TDS का रेट होता है ना, और उनका जो टैक्स रेट होता है, ठीक है ना, जो टैक्सेबल इनकी इनकम होती है और जो टैक्स रेट इनका लगता है, वो और इनका TDS का रेट वो सेम ही होता है, ठीक है। इनसे जितना जितना इन पर टैक्स लगाते हैं उतना ही TDS के रूप में पूरा का पूरा काट लेते हैं। बाद का कोई चक्कर नहीं रखते इनके साथ। जैसे रेजिडेंट के केस के अंदर की मान लीजिए 10% या स्लैब रेट आप देखते हो कि थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा TDS काट लिया, बाकी जो बनेगा आखिरी में वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरता है रेजिडेंट जो है। पर इनके साथ ऐसा नहीं है, नॉन रेजिडेंट के साथ इनका जो भी बनेगा, जो TDS का रेट इनका वही रखा जाएगा जो इनका टैक्स रेट है। पूरा का पूरा टैक्स इकट्ठा वसूल कर लिया जाता है इनसे, इन पर टैक्स नहीं छोड़ा जाता अपना बिल्कुल भी, क्योंकि भाई इन पर कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। ये चलेगा एक बार तो फिर यहाँ का कंट्रोल नहीं है उनका, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इनके ऊपर पूरा टैक्स ले लेती है, जितना भी इनका बनेगा सारा का सारा टैक्स ले लेगी। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है कि एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम रेफर टू इन सेक्शन 115 BBA, जो मतलब इनका सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंगली इनकी टैक्सेशन हो रही है स्पोर्ट्स पर्सन की, और ये आपकी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की, ठीक है, नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर्स की, ठीक है ना, जैसे चीयर लीडर हो गई, तो उनका TDS इस सेक्शन में 194E में कटेगा उनका, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये लिखा हुआ है कि अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडिंग एन एथलीट। यहाँ पे क्रिकेटर नहीं लिखा हुआ, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन में कोई भी आ सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन एक वाइडर टर्म है। क्रिकेटर तो एक एक क्रिकेट हो गया, जैसे कि अब किसी को बैडमिंटन भी हो सकता है, ठीक है, और भी जो स्पोर्ट्स हैं सभी स्पोर्ट्स कवर हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सेक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ताकि वाइडर मीनिंग आए। अब दूसरा लिखा हुआ है एंटरटेनर, जैसे मैं चीयर लीडर्स बता दी आपको, ठीक है। और अब एंटरटेनर के अंदर कोई होता है, जैसे कोई मजिशियन है,
फॉरेन से कोई इंडिया में आ गया, कोई म्यूज़िक बैंड है वो इंडिया आ गया, उन सबकी टैक्सेशन भी यहीं होती है, इनका भी TDS यहीं कटता है, ठीक है। और कोई जैसे मान लीजिए आप देखते हैं ना फॉरेन कंट्री से लोग आके यहाँ पे परफॉर्म करके चले जाते हैं, तो उन सबका जो एंटरटेनर के रूप में आता है, जैसे कोई म्यूजिशियन आ गया, कोई कोई बैंड आ गया, कोई म्यूजिशियन आ गया, ठीक है, इन सबकी टैक्स इन सबका TDS है ना इसी सेक्शन में कटता है 194E के अंदर, और टैक्सेशन का होती है 115 BBA के अंदर होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट एसोसिएशन, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो गया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, ठीक है। तो इनको पैसे, इनका TDS का रेट क्या होगा, 20% के हिसाब से TDS कटेगा इनका, ठीक है। तो इनको पैसे कौन देता है, जैसे कि जो भी स्पॉन्सर करता है, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस जियो स्पॉन्सर कर रहा है अगर क्रिकेट की किसी सीरीज़ को, तो वो इनको पैसे देगा, स्पोर्ट एसोसिएशन को भी देगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी देगा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के एसोसिएशन को भी देगा, और जो क्रिकेटर्स, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं उनको भी पैसे देगा। तो जब पैसे देगा उनको, तो उनका TDS काट के देगा, और कितने किस हिसाब से काटेगा, उनकी ग्रॉस रिसीट के 20%, 20% TDS काट दिया जाएगा इनका, ठीक है। और इनके साथ ये एक बात याद रखिएगा, इनसे पूरा टैक्स लिया जाता है, इसलिए इसमें एजुकेशन सेस भी लग जाएगा, ठीक है। एजुकेशन सेस और सेकेंड हैंड हायर एजुकेशन सेस दोनों के दोनों लग जाएंगे इसके अंदर। मतलब मैंने अभी इसके बारे में बताया नहीं है आपको, मतलब ऐसा होता है कि आपने सुना होगा टैक्स के साथ ना सेस भी लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो केवल नॉन रेजिडेंट के केस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट टैक्स के साथ TDS के साथ सेस भी लगा देती है, नहीं तो और किसी भी उसके अंदर आप TDS का जो रेट बताया जा रहा है वो उसी रेट पे कटेगा TDS, ठीक है। नहीं तो सेस भी लगा के गवर्नमेंट जो है ना, वो TDS का रेट बढ़ जाता है थोड़ा सा उससे। जो TDS का रेट मान लीजिए 20% है, इसके अंदर सेस मान लीजिए 4% लग गया, तो 20% पे 4% यानी 0.8 यानी 20.8% हो गया। इस तरह से कैलकुलेट होता है इनका टैक्स, ठीक है। और जो सेस लगता है रेजिडेंट के ऊपर भी है, पर वो TDS के रेट पे नहीं लगता, वो जब वो आखिरी में सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराता है तो उस समय वो कैलकुलेट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें केवल TDS के ऊपर अभी फोकस करना है कि भाई जो इनका मोटी मोटी बात हमें ये समझनी है कि भाई जो इनका टैक्स होता है, टैक्स रेट होता है, उसी रेट पर इनका TDS कट जाता है, ताकि इनसे पैसे जो टैक्स है पूरा का पूरा ले लिया जाए, इनसे इन पर टैक्स छोड़ा नहीं जाता अपना, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरटेनर, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन जो कि नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। ऐसे ही नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, ठीक है, जो कि सिटीजन नहीं है इंडिया के, और ऐसे ही नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इन सबका जो है 20% के हिसाब से TDS कटता है, ठीक है। तो ये सेक्शन में ये कहा गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम जैसे हमने 5 तरीके बनाए ना अपने, डिडक्टर कौन होगा, ठीक है, डिडक्टर कौन होगा, वही जो हमने पढ़ा था। जनरल रूल क्या है हमारा, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, और इंडिविजुअल HUF जिसकी अगर लास्ट डेट टैक्स ऑडिट को ऐड हो, तो वही इसके अंदर लगेगा। ये 194E है, 194E हमारे उसमें तो एक्सेप्शन में तो कवर होता नहीं, तो इसके अंदर वही लगेगा हमारा, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, ठीक है। अब सेकंड डिडक्टी कौन होगा, डिडक्टी इसके अंदर बताया मैंने पहले ही आपको कि ये नॉन रेजिडेंट के ऊपर सेक्शन है 194E। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि 2 सेक्शन 194E और 195 नॉन रेजिडेंट के 2 सेक्शन है, ठीक है। 194E में इनको कवर कर दिया, और बाकी जो बचते हैं वो 195 में जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। और बाकी 4 सेक्शन एक्सेप्शन के बताए हुए हैं मैंने आपको, ठीक है ना, उसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों का ही TDS कटता है। तो जो जहाँ उनका TDS, जिस सेक्शन में जिसका TDS लिखा हुआ कटने का वो वहीं कटेगा, ठीक है। तो उन 4 जगह को छोड़ के 4 जगह कौन सी बताई थी मैंने आपको, सैलरी, लॉटरी, हॉर्स रेस और कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, ये 4 सेक्शन बताए थे। इसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों कवर हैं डिडक्टी के रूप में। यहाँ तक हमारा क्लियर, डिडक्टर हो गया, डिडक्टी हो गया। उसके बाद फिर टाइम ऑफ डिडक्शन। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, ये मैंने 5 आपको जनरल रूल में बताए थे, ठीक है ना। 5 में क्या था, सैलरी, 5 में कौन कौन था, सैलरी थी पहली, डिविडेंड, फिर हॉर्स रेस, लॉटरी, और 5वां कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। ये 5 थे। इसमें ये पाँचों इन पाँचों में से तो ये है नहीं,
यानी कि इसका TDS डिडक्ट कब होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। सिंपल। उसके बाद अब हम आते हैं, डिडक्शन हो गई हमारी। चौथे पॉइंट पे रेट क्या होगा TDS का? 20% रेट है इसके अंदर TDS का। पांचवा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इनकी? थ्रेशोल्ड लिमिट इनकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 194E कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक सेक्शन और कर लेते हैं, सेक्शन 194B करते हैं। TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल और कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट। मतलब जैसे आपने कौन बना करोड़पति वगैरह सब देखे ना गेम, तो ये सब भी इसके अंदर कवर होता है, 194B के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि डिडक्टर कौन होगा? एनी पर्सन, ठीक है। डिडक्टी कौन होगा? एनी पर्सन। अब सेक्शन क्या कह रहे हैं? TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी में तो कोई भी जीत सकता है ना। और इसके अंदर डायरेक्टली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? डिडक्टर कौन है? एनी पर्सन, यानी कि हमारा नॉर्मल वाला रूल, अदर देन इंडिविजुअल HUF। और डिडक्टी कौन है हमारा? एनी पर्सन, यानी कि रेसिडेंट भी कवर है, नॉन रेसिडेंट दोनों कवर है इसके अंदर। क्योंकि TDS जो अब ये जो लॉटरी या क्रॉसवर्ड ये सब, ये कोई कंपनी होती है, कंपनी करवाती है ये सब। ऑर्गेनाइजर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं वही करवाते हैं, ठीक है ना। तो वो कंपनी ही होती है नॉर्मली, तो वही TDS काटेंगी, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक रूल है वही है, इंडिविजुअल और HUF, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, ठीक है। ये याद रखना है हमारे सेक्शन के अंदर। और अगर इंडिविजुअल HUF भी कवर होगा अगर उसकी लास्ट डेट एक्सपायरी रिक्वायर्ड थी तो, ठीक है। अब टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? ये हमारा उसमें कवर होता है हमारे एक्सेप्शन में, यानी कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट इसका TDS कटेगा, ठीक है। रेट ऑफ TDS इसमें क्या है? 30% है, 30% TDS कटेगा। अब इसमें नोट दिया है कि इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 10,000 से ऊपर, 10,000 इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट। 10,000 के ऊपर अगर आपकी अगर विनिंग है तो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड या किसी भी गेम से है तो, ठीक है ना, कार्ड गेम वगैरह किसी से है तो उसका 10,000 से ऊपर अगर है तो TDS कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी 10,000 है इसमें, ठीक है। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अच्छा मान लीजिए अब किसी जैसे गेम शो है उसमें अब किसी ने कार जीत ली, ठीक है ना। अब वो क्या है? इन काइंड है गिफ्ट में, ये जो उन्होंने जीता वो इन काइंड है, अब वो कैश तो मिला नहीं। तो उस केस के अंदर, और या फिर मान लीजिए कुछ कैश मिला और कुछ काइंड में मिल गया, दोनों ही केस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पेयर होगा, ठीक है ना, वो रिलीज करने से पहले विनिंग्स को वो पहले टैक्स काट के वो तब देगा उनको, ठीक है। वो TDS वो काट लेगा, यानी कि उनसे पैसे ले लेगा, या तो कि भाई इतने का इतने लाख रुपए की मान लीजिए गाड़ी है 3 लाख की, ठीक है। 30% उस पर 90,000 रुपये टैक्स बन गया, तो भाई 90,000 आप जमा कराओ और गाड़ी ले जाओ अपनी। इस तरह से होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आज हमने 2 सेक्शन कर लिए, 194E और 194B। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।